ये है इन्वायरमेंट का करंट अफेयर। तो पहला टॉपिक है यूएन हाई सी ट्रीटी, यूनाइटेड नेशन का हाई सी ट्रीटी। तो इस पे क्या हो सकता है? तो यहाँ पर बात करता है ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो हाई सी ट्रीटी में क्या आ रहा है? मैराइन मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, सस्टेनेबल और कंजर्वेशन करना है। तो क्या लिखा? BBNJ एग्रीमेंट, तो इसी को कहते हैं। 60 कंट्री ने रेटिफाई कर दिया है और कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज़ की बात करता है यहाँ पर, ठीक है। और यूएन क्लॉज, ये ट्रीटी किसके अंदर की गई है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के अंडर। और ये जो एग्रीमेंट है, तीसरा एग्रीमेंट है ये, तीसरी बार इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो पार्ट 11 जो था इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, उसकी ईयर थी 1994, फिर 1985 में हुआ था यूएन फिश स्टॉक एग्रीमेंट, इस पे हुआ था। फिर फंडिंग मैकेनिज़्म यहाँ पर है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये सब फंडिंग करेगी। साठ कंट्री रेटिफाई कर चुका है, इसके बाद अब 120 दिन के अंदर ये मैंडेट में आ जाएगी। 30 सितंबर 2025 का ये न्यूज़ है। और अभी तक 145 कंट्री साइन कर दिया, 74 कंट्री ने रेटिफाई कर दिया। इंडिया साइन किया है ट्रीटी को बट रेटिफाई नहीं किया, याद रखना। साइन किया है बट रेटिफाई नहीं किया। अब आपको ये बताना है कि साइन और रेटिफाई में क्या डिफरेंसेस है। जो मेंबर नहीं है यूएन क्लॉज के, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं इस एग्रीमेंट को। की पिलर क्या है? मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रांसफर ऑफ मैरीन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, एक्सेप्शंस नॉट अप्लाई टू एनी वॉरशिप, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और नेवल ऑक्सिलरी, नॉट अप्लाइंग टू फिशिंग एंड फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटी, है ना। सिग्निफिकेंस क्या है ट्रीटी का? फिल क्रिटिकल गैप इन ओशन गवर्नेंस, प्रमोट इक्विटी एंड फेयरनेस, लोअरिंग टेम्परेचर, इंडिजिनियस एंड लोकल लैंग्वेज, वाइटल फॉर रियलाइजिंग टू 2030 एजेंडा। ये याद रखना, 30x30 का टारगेट है। यहाँ पर क्या है? इंटरनेशनल प्लेज क्या है? टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ प्लानट लैंड एंड सी। तो 30% लैंड और सी बचाना है, प्रोटेक्ट करना 2030 तक। और सिग्निफिकेंस क्या है यूएन क्लॉज की? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशियन ये बनाया है। और इंडिया का है ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी। और मिशन अगर देखें इंडिया का, तो डीप ओशन मिशन है। चैलेंजेस क्या क्या है इस पे है? लैक ऑफ यूनिवर्सल रेटिफिकेशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखें बिगेस्ट प्लेयर कौन सा है? अभी तक रेटिफाई नहीं किया, यूएस, चाइना, इंडिया। कन्फ्लिक्ट है नेशनल इंटरेस्ट के साथ, इन्फोर्समेंट में डिफ़िकल्टीज है। उसके बाद अगर हम देखें लिमिटेड स्कोप है और इनकन्सिस्टेंस है। अपने वे फॉरवर्ड में क्या है? इंकरेज कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, इंसरेंशन कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं कन्फ्लिक्ट को, सपोर्ट कर सकते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़, यूएनडीपी ओशियन प्रोग्राम, ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसके थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं हम। फिर सेफ गार्ड भी लेके चलना। अब यूएन क्लॉज में देखो ये इंपॉर्टेंट है, लीगल बाउंड्री ऑफ मैरिटाइम जोन ऑफ ओशियन एंड एयर स्पेस। देखो इंटरनल वाटर दिख रहा है, उसके आगे आता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक रहता है। और टेरिटोरियल सी कहाँ तक रहती है? 12 नॉटिकल माइल्स। और कॉन्टिग्यूअस जोन कहाँ तक रहती है? 24 नॉटिकल माइल। अब ये तीनों की डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। और इंटरनेशनल एयर स्पेस भी है, नेशनल एयर स्पेस भी है। और अगर हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आगे की बात करें, तब आता हाई सी। और हाई सी के ही नीचे आता है डीप सी बेड एरिया, जिसको जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आगे आता है ना।
अब यूएन क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन देखा अडॉप्ट किया गया था कब 1982 में, और फोर्स में कब आया था 1994 में। 171 स्टेट पार्टीज है इस पे, जबकि जो कि इंडिया भी है, और रेटिफाई भी कर रखा है इंडिया ने, यूएन क्लॉज को रेटिफाई कर रखा है। इसकी ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया है, साइन किया है। और किर्गिस्तान ने अभी रिसेंटली एक नया मेंबर बना है इसका, मैरीटाइम जोन देख सकते हैं, ये जो कि हमने डिस्कस किया, हाई सी डीप सी बेड माइनिंग में क्या है, नेशनल जुरिडिक्शन के अंदर आएगा ये, कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, मैनेज बाय इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। डिस्प्यूट सेटलमेंट कहाँ पर होगा, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सीज, यहाँ पर होगा डिस्प्यूट का सेटलमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हार्मोनाइजिंग ग्रोथ विथ पीपल नीड्स, तो ठीक है, नेटला बाईपास इन द फ्रेजाइल भगीरथी इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन, बाईपास बनाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन आएगा जो कि इकोलॉजिकली फ्रेजाइल हो एरिया और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता हो और नोटिफाई किया गया हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है। और वहाँ पर कैसे कैसे कामों को कंट्रोल किया जाता है, प्रोहिबिट क्या है, कमर्शियल माइनिंग प्रोहिबिट है, इंडस्ट्री को सेटअप करना जो पॉल्यूशन फैलाए वो भी प्रोहिबिटेड है, और किस चीज़ को गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है, ट्री को गिरने से, होटल्स और रिजॉर्ट को बनाने से रेगुलेट कर सकती है। परमिटेड क्या क्या होगा यहाँ पर, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस परमिटेड होगा लोकल कम्युनिटी द्वारा, डेयरी फार्मिंग भी हो सकता है। और कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पीपल में, देखो नेचुरल रिसोर्स डिपेंडेंट है, डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, डैम वगैरह के चलते बनता है जब प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का, तो फिर डिस्प्लेसमेंट होता है उनका। तो ये देखो क्या है, ये आप खुद से देखना, कुछ वैसा नहीं है, आप खुद भी बता सकते हो। यहाँ पर आता है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 का ये एक्ट है। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है लैंड एक्विजिशन को, कि गवर्नमेंट अगर लैंड लेती है कोई प्रोजेक्ट के लिए तो उनका फिर कंपनसेशन भी करना पड़ता है, और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, और एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। फिर शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्राइब फॉरेस्ट डेवलपर्स का रिकॉग्निशन राइट्स है 2006 का। तो इनके लिए भी कुछ रियायतें रखी जाती है। फिर कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड है, यहाँ पर ये फंड को कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। फिर एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है 2015 बना गया था, ये माइंस एंड मिनरल्स को के लिए ये फाउंडेशन बनाया गया कि लोकल कम्युनिटी की हेल्थ एजुकेशन स्कूल को देख सके, वे फॉरवर्ड भी दे सकता है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन के बारे में बात किया गया, और वैसे जोन के लिए कैसे कैसे लॉ है वो यहाँ पर बात किया गया है ना उतना, और ये न्यूज़ था। फिर अगर देखिए पब्लिक कंसल्टेशन एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो ठीक है, ये इसे आप देखना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इन मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। पीटी में देखो तो माइंस मिनरल डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2023 में क्या है, एग्जेम्पशन हटाया गया है। तो ये आप खुद से देखना। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रोसेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन, अप्राइजल, तो ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके कोई इंडस्ट्री या कुछ कुछ वहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। तो EIA यहाँ पर भी देखो, जेनेसिस कहाँ से है, 1970 से आया है, रिवर वैली प्रोजेक्ट से, 1994 में एक्ट में इसको नोटिफाई किया गया।
फिर 2006 इसे ओवरटेक करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्पैक्ट बताना है, कैटेगरी में बांटा गया है। तो ए कैटेगरी में इन्वायरमेंट क्लियर सेंट्रल गवर्नमेंट, और बी में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट या यूटी द्वारा क्लियरेंस दिया जाएगा। और इस पे भी सब डिवाइडेड किया गया, B1 और B2, ठीक ना। तो यहाँ पर बात करा प्रोजेक्ट विदाउट, बिना इम्पैक्ट असेसमेंट का अगर देखें तो ये डाउनफॉल होता है, ये प्रोजेक्ट बता रहा है। इन्वायरमेंट ऑडिट रूल्स, ऑडिट रूल क्या क्या हो सकता है। सिस्टमैटिक ऑडिट होगा, वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, एनालिसिस किसी भी प्रोजेक्ट का। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम प्लान इनके अंदर है, और ये 1992 का रूल्स है। तो यहाँ पर वाटर, एयर, हजार्डस वेस्ट, ये सब को देख करके इसे रखा गया है। और रिपोर्ट किसे सबमिट किया जाएगा, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। हाँ, ऑडिट रूल के बारे में ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग किया जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है ना। वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब लीगल सेफगार्ड दिए गए हैं। तो इसे भी तो देखना है ना अच्छे से कि अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। फिर वन संरक्षण एवं संवर्धन अमेंडमेंट रूल, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया इस अमेंडमेंट रूल को, सिग्निफिकेंट चेंज किया है 2023 में, 2023 वाला। और ये रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, और फर्स्ट टाइम इसे 1980 में लाया गया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत। वही यहाँ पर कह रहा है 1980, याद रखना। और अगर इसकी हाइलाइट्स यहाँ पर बताता है, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन, कंपनसेशन देना पड़ेगा पेड़ वगैरह काटते हो तो, है ना। और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से कंपनसेशन देना पड़ेगा आपको 1927। डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूज अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये भी चीज़ है। और प्रोविज़न जो है क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के लिए, माइनिंग करने के लिए, वो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में है 1957 का। वर्किंग पर परमिशन भी यहाँ पर दिया गया है। और अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का अगर इवोल्यूशन देखें तो फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुआ था 1865, फिर आया 1878, फिर 1927, फिर 1980 आया, फिर 1988, फिर 2023 में, और फिर अभी 2024 की बात चल रही है। तो क्या क्या बदलाव हुए इनका, इनसे। तो यहाँ पर क्लेम करता था स्टेट टू द फॉरेस्ट इट्स इमिडिएटली रिक्वायर्ड, स्टेट क्लेम कर सकता था। फिर कुछ सालों के बाद क्या होता है, फॉरेस्ट को 3 तरीके में बांटता है, एक रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट। उसके बाद 27 में क्या होता है, 27 में होता है कि स्टेट कंट्रोल करेगा, फिर इस फॉरेस्ट को रेगुलेट करेगा, मूवमेंट को, उसकी ड्यूटी को, तीनों टाइप्स के। 80 में क्या होता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 1976 में। फॉरेस्ट को वहाँ पर स्टेट का सब्जेक्ट माना जाता है, बट अमेंडमेंट ट्रांसफर देम टू, देखो फॉरेस्ट यहाँ पर बात होता है कि स्टेट का सब्जेक्ट है, पर अमेंडमेंट के चलते फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में आ जाता है। फिर 1980 में क्या होता है, फॉरेस्ट लैंड को सेंट्रलाइज किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा डाटा रहेगा उनके पास, क्लियर डाटा रहेगा।
तो कोर में जो काम होता है ना, उसके उस वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है स्टेट गवर्नमेंट, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। कहाँ कहाँ रिजर्व फॉरेस्ट, अगर कोई फॉरेस्ट लैंड है उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ करना, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। और अगर अमेंडमेंट एक्ट देखे तो यहाँ पर है असाइनमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड ऑन लीज टू प्राइवेट एंटिटीज़। तो यहाँ पर क्या करता है, अमेंडमेंट करके फॉरेस्ट लैंड को लीज पे देता है प्राइवेट एंटिटीज़ को। और फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 आता है, यहाँ पर फॉरेस्ट का डेफिनेशन को बताया जाता है ना। लैंड डिक्लेयर और नोटिफाई एज फॉरेस्ट अंडर एनी लॉ, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर, तो वो कहा जाएगा फॉरेस्ट। और देखो जो भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में लैंड है वो भी 2024 में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट करता है स्टेट यूटी को टू फॉलो TN गोदरवन केस डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट अंटिल आइडेंटिफिकेशन फॉरेस्ट लैंड अंडर 2023। तो किस लैंड को एग्जाम्प्ट किया गया है इस एक्ट के? तो जो बॉर्डर एरिया के पास जो 100 किलोमीटर का दायरा है ना, वहाँ पर कि वहाँ पर आर्मी वगैरह रहेगी, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक रोड रेंजर एरिया, वहाँ पर हैबिटेशन होगा ही होगा। TN गोवर्धन थिरुमापल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये कैसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करता है ब्रॉड एंड कम्प्रहेंसिव डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यहाँ पर क्या है, एनी गवर्नमेंट यूनियन और स्टेट रिकॉर्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑनरशिप रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन। तो कोई भी मतलब कि अगर फॉरेस्ट अगर यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट अगर रिकॉर्ड करता है, ऑनरशिप का नाम हो या ना हो या मर गया हो, उस पर उसका उस लैंड का रिकॉग्निशन है, क्लासिफिकेशन है, तो वो आएगा फॉरेस्ट लैंड पे। ऑल एरिया डेट आर कन्फर्म दी डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। तो ऑनरशिप को छोड़ करके बाकी बात जो भी लैंड आएगा। 25 में क्या है, मॉडर्नाइजिंग फॉरेस्ट गवर्नेंस, क्लैरिफाई अप्रूवल्स, प्रमोट एफोरेस्टेशन, सपोर्ट स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट, अलाइन द एक्ट विथ नेशनल क्लाइमेट बाय। तो ये 25 में क्या है कि मर्ज करना है कुछ कुछ चीज़ों को। अब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, तो यहाँ पर क्या ग्रीन क्रेडिट में क्या है, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है। कार्बन क्रेडिट जो है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर आता है। इसका एडवांटेज ये है कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी को एडवांटेज प्रोवाइड कराता है ग्रीन क्रेडिट कार्ड। और कार्बन क्रेडिट प्राइमरीली बेनिफिट करता है इंडस्ट्री और कॉरपोरेशन को एज अ लार्ज में है। और ग्रीन क्रेडिट एक्टिविटी है ना, क्वालिफाई कर सकता है कार्बन क्रेडिट के लिए, लीडिंग टू क्लाइमेट को बेनिफिट लाइक कार्बन एमिशन बट नॉट वाइस वर्सा। तो ग्रीन क्रेडिट क्या है, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है। यहाँ पर वॉलंटरी प्लांटेशन किया जाएगा अक्रॉस कंट्री और पानी को भी बचाया जाएगा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में। और ये लाइफ मूवमेंट है, एक तरह से लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, और मिशन लाइफ तो 2021 में शुरू किया गया था ये। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग है ये 1986। इसका ऑब्जेक्टिव है लैंड बैंक क्रिएशन। तो यहाँ पर क्या रजिस्ट्रेशन होगा डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। तो लैंड का बैंक बनेगा, मतलब अलग अलग लैंड को रखेगा, फिर वहाँ पर किसी भी तरह का उसका सॉइल को इम्प्रूव किया जाएगा। पार्टिसिपेशन मांग रहा है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नेंस का स्ट्रक्चर अगर देखें तो इंटर मिनिस्ट्रियल स्टीयरिंग कमेटी होगी गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन इसका किया जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जो कि रेस्पॉन्सिबल रहेंगे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, मॉनिटरिंग के लिए और ऑपरेशन के लिए। यूज़र फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहाँ पर प्रोजेक्ट को रजिस्टर किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा और इशू किया जाएगा ग्रीन क्रेडिट।
तो एक्टिविटी क्या होगा? ट्री को प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, एयर रिडक्शन, पॉल्यूशन रिडक्शन, मैंग्रोव कंजर्वेशन रिडक्शन, इको मार्क लेवल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर ये किया जाएगा। अदर इनिशिएटिव क्या है एफोरेस्टेशन का? मिस्टी 2023 में लाया गया था, ठीक ना, मैंग्रोव को रिस्टोर करने के लिए। कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन बंद देखे हैं हम लोग। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया यहाँ पर भी देखे हैं। डिग्रेडेड फॉरेस्ट को एफोरेस्ट किया जाएगा। बम्बू मिशन भी है 2006 का। नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी, एक ये हो गया जियोथर्मल एनर्जी। अब देखो यहाँ पर इस मैप में ये मैप बता रहा है इंडिया का जियोथर्मल प्रोविंसेस। देखो कहाँ कहाँ है। हिमालयन जीपी है, अरावली जीपी है, नागा लुसाल जीपी है, महानदी वैली जीपी है, सोनाटा गोदावरी वैली जीपी, अंडमान निकोबार जीपी, साउथ इंडिया क्यूरेटिक जीपी, वेस्ट कोस्ट जीपी। तो ये है, ये काफ़ी बड़ा। फिर नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क, बायो एंड बायो E3 पॉलिसी। फिर है आपका रिवर पॉल्यूशन इन इंडिया। फिर ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, डैम सेफ्टी इन इंडिया। फिर डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, इसको कौन रिलीज करता है? अलायंस ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमिक, AEEE करता है, बनाया जाता है। मॉनसून रिलेटेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट, स्टेट ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेस, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस। तो ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, ये रिलीज किया जाता है स्टॉकहोम इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूट। ग्रे राइनो इवेंट, ये स्टडी किया गया है वायनाड लैंडस्लाइड, वेयर ग्रे राइनो इवेंट। फिर आपका सुपर टाइफून फिलीपींस में आया था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे है। बैरन आइलैंड, तो बैरन आइलैंड अंडमान सी में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। स्टेटस है ओनली एक्टिव वैन वॉल्केनो, टाइप क्या है? स्ट्रैटो वॉल्केनो। तो ये हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो कि न्यूज़ में है। सवालकोट प्रोजेक्ट, इसका लोकेशन है रिवर चेनाब के पास, और अगर देखें जम्मू एंड कश्मीर में ये लोकेटेड है। ह्यू एंड ताओ वन, ये प्रोजेक्ट है सियोम रिवर, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे? चाइना का बॉर्डर के पास। और सियोम रिवर कहाँ पर ओरिजिनेट करता है? ये ईस्टर्न हिमालय से ओरिजिनेट करता है और वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करता है, रेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहाँ है? सुबानश्री रिवर, ये कहाँ है? इंडिया चाइना बॉर्डर पे, ट्रांस हिमालय। और इस रिवर को गोल्ड रिवर भी कहा जाता है, सुबानश्री रिवर को। उसके बाद है आपका सुपर टाइफून फिलीपींस में आया था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 185 किलोमीटर प्रति आवर के घंटा से भी ज़्यादा का रफ्तार से आया था ये, जो कि 100 नॉट से भी ज़्यादा की स्पीड से आया था। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, सुपर टाइफून ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने का कारण क्या हो सकता है? वार्म कोर होना चाहिए, ठीक ना, वार्म कोर होना चाहिए, लो प्रेशर सिस्टम होना चाहिए, गर्म रहेगा, सूखा रहेगा तो लो प्रेशर बनेगा। स्पाइरल इनफ्लो होना चाहिए, मतलब बाहर से हवा अंदर आ रही हो। स्पाइरल इनफ्लो होना चाहिए एट बॉटम लेवल एंड स्पाइरल आउटफ्लो एट टॉप लेवल। नीचे में हवा अंदर घुसनी चाहिए और ऊपर से निकलनी चाहिए।
और सी सरफेस का टेम्परेचर 26 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और लैटिट्यूड 5 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तभी जा कर के बनेगा क्या कहते हैं टाइफून, सुपर टाइफून। क्योंकि 5 डिग्री के अंडर रहेगा तो कोरियोलिस इफेक्ट उतना काम नहीं करेगा। इस पर कोरियोलिस इफेक्ट कभी काम करता है। ग्रे राइनो, ठीक है। स्टॉकहोम एनवायरनमेंट प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट में क्या दिखता है? फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन इन 2030 विल एक्सीड लेवल। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स, तो ग्लेशियल मेल्ट एरेटिक वाटर साइकिल में क्या आता है? तो जो कैचमेंट है ना रिवर, वहाँ पर बहुत कम पानी है, इसी कह रहे एरेटिक वाटर साइकिल काफ़ी लो है। और वाटर साइकिल यहाँ पर कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर एंड इन्वॉल्व पूल्स एंड फ्लक्सेस। फ्लक्सेस में क्या है? यहाँ पर इवापोरेशन हो रहा है और कंडेंसेशन हो रहा है। पूल्स में क्या है? वाटर स्टोर हो रहा है किसी लेक में, ग्लेशियर, एटमॉस्फेयर, समझे? तो ये सब चीज़ें हैं स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स। वाटर का क्या कंडीशन है? और फिर इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग मानसून पैटर्न इन इंडिया, तो डिजास्टर आ सकता है, हेल्थ रिस्क भी, डिजीजेस फैल सकता है, फोरकास्टिंग करेंगे तो रोक सकते हैं। इकोनॉमिक इफेक्ट भी होता है, फार्मिंग एरिया ख़राब हो जाता है, एग्रीकल्चर आउटपुट ख़राब हो जाता है, लाइवलीहुड ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ देख सकते हैं। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ये हमने देखा, डेवलप किसके द्वारा होता है, याद रखना। पर्पस क्या है? स्टेट। 4 परफॉर्मेंस, फ्रंट रनर, अचीवर, फिर है तुम्हारा इस पे देखा जाता है। फिर ये इम्पोर्टेंट है और बड़ा भी है, डिज़ास्टर रिस्क फाइनेंसिंग। 16 फाइनेंस कमीशन रिफ्रेम किया है डिज़ास्टर रिस्क इंडेक्स की वर्नेबिलिटी को वो एक्यूरेटली देख सके हिली स्टेट के लिए। रीज़न क्या है हिली स्टेट में इतना वर्नेबल क्यों है? जियोफिजिकल, फिर क्लाइमेट एक इम्पैक्ट, ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के चलते ये सब चीज़ें। तो रिस्क देख सकते हैं 15 फाइनेंस कमीशन 2021 से 26 के लिए एडॉप्ट किया DRI टू गाइड डिजास्टर फंडिंग। और DRI को यूज़ किया जाता था, हजार्डस अगर है तो इसको 70 मिलेगा, वर्नेबल है तो इसको 30 मिलेगा। हजार्डस में क्या क्या हो गया? लैंडस्लाइड, फ्लड, अर्थक्वेक, ड्राफ्ट और अदर नेचुरल क्लाइमिटीज। बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉपुलेशन यूज्ड एज बेसिक मेजर टू असेस अच्छा, वर्नेबिलिटी दिखाता है कि कितने लोगों, गरीब के बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे उन्हें नुकसान होगा। और यहाँ पर डिज़ास्टर रिस्क फाइनेंसिंग भी एडॉप्ट किया गया है 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा, जो कि कैपेसिटी, रिस्क एक्सपोजर, प्रोनेस टू हजार्ड एंड वर्नेबिलिटी। और 15 फाइनेंस कमीशन रिकमेंड किया है नेशनल डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड बनाने के लिए और स्टेट डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड बनाने के लिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप देख लेना, इम्पोर्टेंट हमने डिस्कस कर लिया है। डैम सेफ्टी, डैम सेफ्टी, इंदिरा सागर डैम जो कि MP में है, वो कंट्री का लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है ये डैम। और डाटा बैंक, इंडिया 3rd लार्जेस्ट डैम वो करता है नेशन, चाइना और USA के बाद इंडिया आता है बैंक डैम में। और 6000 लार्ज डैम है इंडिया में। महाराष्ट्र के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम है। और जो 80% डैम है ना, वो 25 साल से ज़्यादा पुराना है। ये चीज़ हो गया। सेंट्रल वाटर कमीशन का रिसेंट रिपोर्ट आया है, कंपेंडियम ऑन सेडिमेंटेशन ऑफ रिजर्वॉयर इन इंडिया।
और सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस होता है जो कि सॉइल पार्टिकल्स को इरोड कर देता है या तो फिर ट्रांसफ़र करता है। कैसे होता है? इससे रिवर फ्लो होता है तो उससे सॉइल पार्टिकल्स इरोड होते हैं और ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और ये डिपॉजिट होते हैं किसी और लेयर में या तो फिर किसी और एरिया में। और स्टेटस ऑफ सेडिमेंटेशन में क्या फाइंडिंग निकली है? रीजनल वेरिएशन है, ड्राइविंग फैक्टर है, डिफोरेस्टेशन के चलते, एग्रीकल्चर रन ऑफ, सॉइल इरोजन, इन सब के चलते, फ्रेजाइल ट्रेन के चलते सेडिमेंटेशन होता है। और डैम एजिंग की बात करें तो स्ट्रक्चरल फेलियर हो सकता है, सिस्मिक वल्नरेबिलिटी हो सकता है उस डैम में। जैसे कि अर्थक्वेक आया था भुज में गुजरात में 2001, तो यहाँ पर क्या होता है? लिक्विफिकेशन इन द फाउंडेशन ऑफ चांग डैम, तो चांग डैम लीकेज हुआ था। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था जो चंगथान डैम सिक्किम में। ओवरटॉपिंग, फ्लड वाटर पास ओवर द डैम पिनाकल। मैनेजमेंट कंप्लायंस, तो क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए अब? डैम सेफ्टी एक्ट है 21 का, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के लिए, है ना। डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है ड्रिप। फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम है। सिस्मिक हजार्ड एनालिसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम है। सही से टूल्स, ये टूल्स है। डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल है। फिर आप देखो वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम भी बना हुआ है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाया गया था और IUCN दोनों ने मिलकर बनाया था 1988 में। फिर इंटरनेशनल कमीशन ऑफ लार्ज डैम ICOLD भी है, 1928 में बनाया गया था। इंडियन नेशनल कमेटी ऑन लार्ज डैम INCOLD, ये भी बनाया गया था। वे फॉरवर्ड किया मैनेज सब सरफेस डैम, तो ये सब चीज़ें हैं डैम सेफ्टी में। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, रिवर पॉल्यूशन इन इंडिया, 500.3। अब हम ये सब चीज़ देखेंगे अगले वीडियो पे।